दिनेश जी। जी आपने सही कहा। मैं प्रकाश जी के पास आऊंगा, और मन में आया तभी मैंने इसको टाइटल डार्क एज का दिया। बहुत सोच समझ के दिया मैंने, क्योंकि टाइटल हमारे इतिहास से लिया गया है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपने माइग्रेशन की बात की कि हिंदू जाते हैं। पिछले साल 7,500 से 8,000 के बीच में जो करोड़पति हैं भारत के। अब ये करोड़पति किसको गिना जाता है? मैंने आज सुबह मेरा एक पूरा एपिसोड आया इसके ऊपर। करोड़पति कहा जाता है जिसके पास बैंक के अंदर $1 मिलियन यानी कि 8.25 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है सेविंग्स में। उसको प्रॉपर्टी सोचो कि 8 करोड़ की किसी के पास तो नहीं, प्रॉपर्टी के अलावा उसके पास बैंक के अंदर 8-8.5 करोड़ का कैश होना चाहिए करेंसी के अंदर, तब उसको करोड़पति कहा जाता है। और पिछले साल लगभग 8,000 भारतीयों ने भारत छोड़ा था। इस साल हेनली की प्राइवेट माइग्रेशन रिपोर्ट आ गई है जिसमें 6,500 भारतीय इस साल जो करोड़पति हैं वो छोड़ देंगे। और कुल भारत के अंदर जो ये करोड़पति हैं, जिसे आप ये कैश 8.25 करोड़ वाले जो हैं, कुल 3,40,000 है। 3,40,140 करोड़ में चीन के पास 7,68,000 करोड़पति हैं। 7,68,000 टोटल। और चीन से भी इस साल 13,500 वो करोड़पति देश छोड़कर चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा कहां जा रहे हैं? आपको हैरानी होगी सुन के, पूरी दुनिया के जो माइग्रेशन है उसमें 5,200 जो करोड़पति है सिर्फ एक देश की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे 4,500 सिंगापुर, और फिर उसके बाद 4,500 पे दुबई, और उसके नीचे करीब 3,200 सिंगापुर। तो सब लोगों को एक सेफ प्लेस चाहिए जाने के लिए। प्रकाश जी, जो हो रहा है आपके सामने है, हर चीज का ह्रास है। ऐसा लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बची है जिसे इन्होंने ध्वस्त नहीं कर दिया है। आजादी तो दिलवाई नहीं, लेकिन प्लेटर के ऊपर कुछ मिला तो उसे बर्बाद किया जा सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हो रहा है इस डार्क एज में। प्रकाश जी। जी दिनेश जी, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत हद तक देश में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की बुनियाद को हिलाने की कोशिश हो रही है। मूल ताने बाने के साथ छेड़छाड़ की जा रही है देश का जो मूल ताना बाना था, और उन लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है जिनकी जगह शायद जेल में होती, लेकिन ये सरकार उन लोगों को प्रश्रय दे रही है क्योंकि वे लोग सरकार की मदद कर रहे हैं। ये सब देखते हुए लगता है कि 1-2 साल में देश में क्या हो रहा है। जो पैसे वाले वो देश में रहना नहीं चाहते, और ये इस देश की सरकार गरीबों को और गरीब बनाने पे तुली हुई है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या जो कम होनी चाहिए थी, पिछले 10 सालों में 9 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब 2008 में विश्व में मंदी थी, उस वक्त भारत में बड़ी संख्या में सरकारी प्रयासों से लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए थे, लेकिन लॉकडाउन और जीएसटी ने हमारे देश के बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये भ्रम है कि वे विश्व गुरु हैं और दुनिया में उनका कोई उनका लेना देना, उनसे उनके बराबर नहीं है, ना कोई आ सकता है। और मोदी जो अपने आप को एक ब्रांड कहते थे, समझते थे, वो ब्रांड धीरे 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 डाइल्यूट होता जा रहा है। और अब उस ब्रांड की हालत अगर आप देखना चाहें तो नमो ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। नमो ऐप में जो मर्चेंडाइज थे नरेंद्र मोदी के नाम के, वो सारे मर्चेंडाइज बिक नहीं रहे, क्योंकि लोग पहले नमो की टी शर्ट पहनना चाहते थे, नमो के कप रखना चाहते थे, नमो के नाम की चेन रखते थे। वो सब लोगों ने रखना बंद कर दिया है, इसलिए घटे दरों पर वे सारी चीजें बेची जा रही है। लेकिन जो बात देश के मूल ताने बाने की है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि सारे सिस्टम को एक पार्टी के पक्ष में और एक व्यक्ति के पक्ष में करने के लिए सारी कोशिशें हो रही है। और संवैधानिक संस्थाओं के इतर भी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। चाहे वे खेल की संस्थाएं हों, आप देख ही सकते हैं कुश्ती संघ में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं बीसीसीआई में क्या हो रहा है, जिस तरह से क्या कहते हैं तोड़फोड़ हो रही संस्थाओं के साथ। तो पूरे ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जा रहा है।
कल मैं रायपुर में था तो रायपुर के एक पत्रकार मित्र ने कहा कि हमें ये लगता है जब भी आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे तो सारी यात्री ट्रेनें रोक दी जाती है और कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है। मालगाड़ी को प्राथमिकता है, यात्री गाड़ियों को प्राथमिकता नहीं है। और इस देश की संपदा, सारी संपदा छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से ही कोयले की संपदा ली जा रही है, लेकिन वहां पे नई रेल लाइनें हम नहीं बिछाना चाहते। हम चाहते हमारा काम चलता रहे और वहां के लोगों को तकलीफ होती हो तो होती रहे। अब जो बात आपने कही है दिनेश जी की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, और संवैधानिक संस्थाओं के साथ ही इस देश की सरकार को हमारी छवि से भी कोई मतलब नहीं है। जो भारत की वैश्विक छवि अब तक बनी रही थी उस छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस देश में सबसे बड़े बुद्धिजीवी अगर कोई है अब तो वे बाबा और बॉबी लोग हैं। और सारे नेता उन तथाकथित बाबाओं के पीछे, राम रहीम जैसे लोगों के पीछे हैं जिन्हें जमानत हो जाती है तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद भी, और सरकारी खर्चे से उन आयोजनों में भीड़ जुटाई जाती है। कहीं रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं, कहीं गंदे ताबीज बांटे जा रहे हैं और पूरे लोगों को एक बौद्धिक अंधेरे में धकेला जा रहा है। वे लोग कभी भी प्रगति की बात नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से लोगों को बौद्धिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिशें हो रही है और इसका कोई पैमाना नहीं है। सरकार आंकड़ा बताती नहीं कितने बेरोजगार बढ़े, सरकार अब आंकड़ा बताती नहीं कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, और अगर कुछ हजार नौकरियां निकलती हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते हैं। जो काम एक HR मैनेजर का होता था वो काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जो रेल को झंडा दिखाने का काम एक गार्ड करता था वो काम अब हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब इतना धीरज नहीं है कि वे किसी और को झंडा, ट्रेन को झंडा दिखाने की भी परमिशन दे। सब जगह मैं और मैं। इस व्यक्तिवादी व्यवस्था ने देश की पूरी व्यवस्था को ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। दिनेश जी, फिलहाल इतना ही जी कहना चाहता हूँ।